CH 59 अभय का रिश्ता। अभय का रिश्ता। अभय सक्सेना फैमिली के घर जाता है। अभय से पूरी फैमिली बहुत प्रभावित होती है। अभय को भी सक्सेना फैमिली से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। अभय कंपटीशन वेन्यू पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लेता है। अभय की फाइट 3 घंटे के बाद थी। क्योंकि पूरे देश से बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आए थे, इसलिए फाइट लगातार 24 घंटे ही चलने वाली थी। हर 8 घंटे के लिए अलायंस ने अलग अलग स्टाफ की ड्यूटी लगाई थी। हर फाइटर की 24 घंटे में सिर्फ एक ही फाइट थी, इसलिए किसी भी फाइटर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। थोड़ी ही देर में अभय की फाइट का भी टाइम हो गया। अभय अपना सूट पहनकर रेडी होकर स्टेज पर आ गया। मार्शल आर्ट अलायंस से यहाँ कुछ स्टेट के चीफ आए हुए थे। ईगल अलायंस से गौतम भी कंपटीशन की निगरानी के लिए यहाँ था। गौतम और अभय एक दूसरे को नहीं जानते थे। वैसे तो अभय के सामने यहाँ पार्ट लेने वाले सारे पार्टिसिपेंट्स बहुत कमज़ोर ही थे, लेकिन अभय को अपनी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए ये अच्छा मौका था। अभय अपने सभी ओपोनेंट से बहुत अच्छी तरह से फाइट कर रहा था। अभय से फाइट करके उसके ओपोनेंट को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा था। अभी तक इस कंपटीशन में अभय ने अपनी 30% ही स्ट्रेंथ का यूज़ किया था। 10 दिन में अभय की 10 फाइट हो चुकी थी। सारी फाइट जीत लेने के कारण अभय क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई हो चुका था। अभय इस कंपटीशन का पहला फाइटर था जिसने अपनी सभी फाइट जीती थी, और वो फर्स्ट क्वालीफायर भी था। अभय की तस्वीर भोपाल के लोकल न्यूज़पेपर में भी छपी थी। गौतम भी अभय से काफ़ी इम्प्रेस था। विनोद, प्रताप और बलवंत कंपटीशन के सेमीफाइनल मुकाबले में आने वाले थे। अनाया ने भी सोशल मीडिया पर अभय की फ़ोटो देखी थी। वो बहुत खुश थी कि अभय इतना पॉपुलर हो गया है। अनाया शादी की तैयारियों में व्यस्त थी, इसलिए उसकी और अभय की बात नहीं हो पा रही थी। वैसे भी वो घर में अभय से बात नहीं कर सकती थी। वो तो बस कभी कभी चुपके से उसे मैसेज भेज देती थी। अभय भी ये बात समझता था, इसलिए वो भी अनाया को ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता था। सक्सेना हाउस में प्रकाश का बेटा आकाश अपने हाथ में एक न्यूज़पेपर लेकर पूरे घर में भाग रहा था। वो खुशी में जोर जोर से यही कह रहा था कि अभय भैया की फोटो आई है। उसकी बात सुनकर सत्यनारायण जी ने उससे न्यूज़पेपर लेकर अपना चश्मा लगाकर देखा। भोपाल के एक न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर अभय की फोटो छपी थी। उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मार्शल आर्ट कंपटीशन का अजय योद्धा। सत्यनारायण जी ने नाश्ते के समय अपने घर के सभी सदस्यों को पेपर में अभय की फोटो दिखाते हुए कहा, अभय तो सच में कमाल का मार्शल आर्टिस्ट है। उसने अभी तक की सारी फाइट जीती है। देखना इस कंपटीशन में अभय ही जीतेगा। हाँ पापा, आप ठीक कह रहे हैं। अभय कंपटीशन जीतना डिसर्व करता है। वो एक अच्छा फाइटर होने के साथ ही अच्छा इंसान भी है। राकेश ने कहा, मेरे मन में एक विचार आ रहा है। मालती देवी ने राकेश और सत्यनारायण जी से कहा, क्या बात है मम्मी? राकेश ने क्यूरियस होते हुए पूछा। मालती देवी ने कहा, अभय लड़का तो खरा सोना है। दिखने में भी हीरो लगता है। इतना बड़ा फाइटर भी है। फिर गरिमा जी को तो हम अच्छे से जानते ही है। मम्मी जी, आप किस बारे में बात कर रही है? इस बार ये बात कामिनी ने कही थी। मालती देवी की बात सुनकर सभी के मन में क्यूरिसिटी होने लगी। अपनी चारू की ननद अनाया, उसकी और अभय की जोड़ी बिल्कुल राम सीता की तरह लगेगी। मालती देवी ने खुश होते हुए कहा। उनकी बात सुनकर सभी हैरानी के साथ उन्हें देखने लगे। वैसे भी घर में सभी जानते थे कि मालती देवी रिश्ते जोड़ने में बहुत एक्सपर्ट है। उन्होंने कई परिवारों के रिश्ते मिलवाए हैं। मालती, तुम बात तो एकदम सही कह रही हो। पूरनलाल जी को अनाया के लिए अभय से अच्छा लड़का मिलना मुश्किल है। सत्यनारायण जी ने कहा। राकेश, तुम्हें इस बारे में क्या लगता है? पापा, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभय एक सर्वगुण संपन्न लड़का है। उसमें काबिलियत के साथ साथ अच्छे संस्कार भी है। लेकिन चारू अनाया को हमसे ज्यादा जानती है। क्यों चारू, तुम्हें क्या लगता है, क्या अनाया और अभय की जोड़ी सही रहेगी? राकेश ने कहा। पापा, वैसे तो अभय जी हर एंगल से परफेक्ट है। उनका नेचर भी बहुत फ्रैंकली है। अनाया का नेचर भी बिल्कुल अभय जी की तरह ही है। अगर आपको लगता है तो बात करके देखने में कोई दिक्कत नहीं है। चारू ने कहा। वो भी जब अभय से पहली बार मिली थी तो उसे अभय बिल्कुल अनाया की तरह लगा था। लेकिन क्योंकि अभी तक शेरगिल फैमिली की बहू नहीं बनी थी, इसलिए उसे ऐसा करना सही नहीं लगा। ठीक है, तो मैं आज ही पूरनलाल जी से इस बारे में बात करता हूँ। मुझे विश्वास है कि उन्हें अभय बहुत पसंद आएगा। सत्यनारायण जी ने कहा।
नाश्ते के बाद सत्यनारायण जी ने अपने समधी पूरनलाल जी को फोन किया और उन्हें अभय के बारे में बताया। पूरनलाल जी भी सत्यनारायण जी की बहुत रिस्पेक्ट करते थे, इसीलिए उन्हें भी अभय के बारे सुनकर बहुत अच्छा लगा। पूरनलाल जी, काबिलियत में आपने अभय के बारे में जान ही लिया। रही बात उसके परिवार की, तो आप ऐसा समझिए कि अभय सक्सेना फैमिली के बेटे की तरह ही है, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। सत्यनारायण जी ने कहा, अब आपने जब इतनी बड़ी बात बोल दी तो मुझे आगे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। मैं एक बार अभय से जरूर मिलना चाहूंगा। पूरनलाल जी ने कहा, अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभय को मैंने चारू और गौरव की शादी तक रोक लिया है। आप 2 दिन बाद भोपाल आ ही रहे हैं, मैं आपको अभय से यहीं मिलवा दूंगा। सत्यनारायण जी ने कहा, क्या होगा जब अभय को पता चलेगा कि उसके रिश्ते के लिए बात चल रही है? जानिए अगले एपिसोड में। CH60 अभय मिल गया। अभय मिल गया। अभय अपनी बहुत कम स्ट्रेंथ से भी अपनी फाइट कंटिन्यू जीतता जाता है। सक्सेना फैमिली में अभय के रिश्ते की बात होने लगती है। जी ठीक है, मैं इस बारे में अर्नव से भी बात कर लूंगा, पूरनलाल जी ने कहा और फोन रख दिया। उन्होंने अर्नव को अपने केबिन में बुलाया। पुत्र अर्नव, अभी अभी सत्यनारायण जी दा फोन आया था। वो कहते सी कि उन्होंने हमारी अनाया के लिए एक मुंडा देखा है। ओंदी बात सुनके तो मैनू भी मुंडा तो चंगा लगदा है। पापा जी तुसी तो जानदे हो, तोड़े फैसले विच मैं कदी नहीं बोलांगा। यदि तेनू लड़का चंगा लगदा सी तो हम सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं होवेंगी। अर्नव ने कहा, पुत्र अगर मुंडा अनाया को पसंद आवेगा तो ही 80 आगे बात बढ़ावांगे। पूरनलाल जी ने कहा, जी पापा जी, अर्नव ने कहा और वहां से चला गया। शेरगिल फैमिली का हर इंसान पूरनलाल जी के फैसले को फाइनल मानता था। अभय ने कंपटीशन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अपने ओपोनेंट को हराकर सेमीफाइनल में क्वालीफाई कर लिया था। अभय के मूव्स देखकर गौतम ये समझ चुका था कि अभय ने अभी तक अपनी आधी शक्ति भी यूज नहीं की है। वो अभय को जज नहीं कर पा रहा था। उसे यकीन हो गया था कि अभय उसकी सोच से बहुत आगे है। पूरे भोपाल के साथ साथ अब तक पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ये खबर आग की तरह फैल गई कि किसी फाइटर ने बहुत आसानी से अपने ओपोनेंट को हराते हुए सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। विनोद को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत समझ गया कि ये फाइटर अभय ही हो सकता है, क्योंकि लेवल के हिसाब से प्रताप ने अभय की स्ट्रेंथ के बारे में जो बताया था उससे तो यही लगता ही कि ये फाइटर अभय ही हो सकता है। विनोद ने मन ही मन कहा, प्रताप मुझे लगता है हमें अभय मिल गया है। विनोद ने तुरंत प्रताप को फोन लगाया और उसे बताया कि हम आज ही भोपाल जा रहे हैं। लेकिन अचानक क्या बात है विनोद? प्रताप ने पूछा। मुझे लगता है तुम्हारी खोज अब पूरी हो गई है। विनोद ने कहा। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। प्रताप ने कहा, मैं तुम्हें यही समझाने के लिए तो भोपाल ले जा रहा हूं। विनोद ने कहा, मैं अभी तुम्हारे पास आ रहा हूं। प्रताप ने कहा और तुरंत विनोद के ऑफिस के लिए निकल गया। जब प्रताप को ये पता चलेगा तो वो तो खुशी से नाचने लगेगा। विनोद ये बात खुद से कर ही रहा था कि प्रताप तेजी से उसके ऑफिस में आया। अब मुझे बताओ विनोद, तुम क्या कहना चाहते हो? प्रताप ने कहा, भोपाल में एक फाइटर ने अपनी सारी फाइट जीतकर सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर लिया है। विनोद ने कहा, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कंपटीशन में कोई तो जीतता ही है। प्रताप ने कहा, जब मैंने गौतम से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि उस फाइटर ने अभी तक अपनी आधी स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की है। वो अपने ओपोनेंट को ऐसे हरा रहा है जैसे वो सिर्फ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस कर रहा हो। क्या कोई भी नॉर्मल फाइटर ऐसा कर सकता है? विनोद ने कहा, तुम्हारा मतलब है कि वो फाइटर कोई और नहीं अभय है? प्रताप ने कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अभय के अलावा ऐसा कोई और कर सकता है? विनोद ने कहा। अभय का नाम सुनकर प्रताप तो जैसे खुशी के सागर में डूब गया। उसने विनोद से कहा, हम अभी भोपाल के लिए निकल रहे हैं। प्रताप को अभय को देखे लगभग 4 साल से ज्यादा हो गए थे। वो अब 1 मिनट भी इंतजार नहीं कर सकता था। हाँ, मैंने टिकट करवा दी है, चीफ बलवंत भी हमें एयरपोर्ट पर ही मिलेंगे। इतना कहकर प्रताप और विनोद दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए। बलवंत पहले से उनका वहां इंतजार कर रहे थे। वो तीनों फ्लाइट में बैठकर भोपाल पहुंच गए। भोपाल पहुंचकर वो तीनों तुरंत कंपटीशन वेन्यू पर पहुंच गए। वहां पहुंचते ही अलग अलग स्टेट से आए मार्शल आर्ट अलायंस के प्रमुखों ने उन तीनों का वेलकम किया। गौतम उन तीनों को ऑफिस में ले गया और उन्हें अभय की फाइट के वीडियो दिखाए। अभय को देखकर ही प्रताप ने उसे तुरंत पहचान लिया। वो खुशी से बोला, ये अभय ही है।
फाइनली हमें अभय मिल ही गया। वो इस वक्त कहा है, मुझे उससे अभी मिलना है। प्रताप सर, अभय की आज कोई फाइट नहीं है, इसलिए वो कल फर्स्ट सेमीफाइनल मुकाबले में ही आएगा। हमारे पास उसका कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, गौतम ने कहा। प्रताप बस अब रात गुजरने का ही इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही वो जल्दी से रेडी होकर होटल के लॉन्ज में आ गया। विनोद और बलवंत भी आ गए और वो तीनों स्टेडियम के लिए निकल गए। अभय ने भी आज सुबह ही अनाया को बता दिया था कि आज उसका सेमीफाइनल मैच है। अनाया ने उस विश भी किया था। घर की व्यस्तता के बीच अब तक अनाया को ये ध्यान नहीं था कि उसने अभय को ये नहीं बताया था कि उसके भाई की शादी भोपाल में ही है। पहला मुकाबला अभय का ही था, इसलिए वो स्टेज पर जा चुका था। अभय अब ऑडियंस के अट्रैक्शन का पॉइंट बन चुका था। हर कोई उसे चीयर कर रहा था। अभय भी सभी को बहुत पोलाइट होकर ग्रिट कर रहा था। विनोद, प्रताप और बलवंत तीनों जैसे ही स्टेडियम में इंटर हुए, अभय को देखकर प्रताप का चेहरा खुश हो गया। क्योंकि अभय स्टेज पर जा चुका था, इसलिए उन्होंने उसे आवाज नहीं लगाई और वो तीनों अपनी सीट पर जाकर बैठ गए। कुछ ही देर में अभय की फाइट स्टार्ट हो गई। विनोद, प्रताप और बलवंत अभय के मूव्स बहुत ध्यान से देख रहे थे। मार्शल आर्ट एक्सपर्ट, अचानक बलवंत ने कहा। बलवंत उन दोनों से बहुत सीनियर और अनुभवी थे। उन्होंने अभय के मूव्स से ही पहचान लिया कि ये मूव्स किसी मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के ही हो सकते हैं। उन्होंने प्रताप की ओर देखा और कहा, अभय मार्शल आर्ट मास्टर रियल में है। क्या होगा जब इतने सालों के बाद अभय और प्रताप एक दूसरे से मिलेंगे, जानिए अगले एपिसोड में।